All right, so first of all, we are going to read the title. और इसका टाइटल है स्टोनहेंज. अब स्टोनहेंज क्या है, किधर है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो आपको बताएंगे कि स्टोनहेंज क्या चीज़ है. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइटल. ठीक हो गया, यही हैंड आउट है ना आपके पास भी, राइट. अच्छा, अब पैसेज का टाइटल पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. पर्पस हमारा पैसेज पढ़ के मज़ा लेना नहीं है कि जी अच्छा स्टोन है जी, ये होता है, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, नहीं. और आपने पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना. जैसे लिस्टिंग में नहीं होता है कि ऑडियो चल रही है, एक जगह पे आंसर आ गया, फिर थोड़ी ऑडियो चलेगी, फिर आंसर आ गया, फिर ऑडियो चलेगी, फिर मतलब आपने सारी की सारी ऑडियो नहीं सुननी. इसी तरह आपने सारे का सारा पैसेज भी नहीं पढ़ना. एक पैसेज में 13-14 क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो 13-14 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं. अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चंस 1 to 8 पे. कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स. यानी आपके मैक्सिमम जो हैं वो 2 वर्ड्स होंगे इस आंसर में, और मिनिमम 1 वर्ड होगा. उसके बाद हैं क्वेश्चंस 9 to 13, और ये हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. 9 to 13 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. तो ये दोनों जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये दोनों, इसको मैं बोलता हूँ टाइप ए. टाइप ए का मतलब है क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको ऑर्डर में मिलेंगे. जहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा, आप उससे आगे पढ़ेंगे तो आपको अगला आंसर मिलेगा, एंड देन यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1. स्टोनहेंज कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, स्टेज 1. अब ये हमने पैसेज में देखना है कि कहाँ पे स्टेज 1 की बात हो रही है. तो अगर आप वापस पैसेज पे आए तो आपको स्टेज 1 का पता चल जाएगा. लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. ओके, द डिच एंड हेंज वर डग पॉसिबली यूजिंग टूल्स मेड फ्रॉम. अब हमने देखना है कि जो उन्होंने टूल्स यूज किए, यहां पे वर्ड यूज किया टूल का, वहां पे हो सकता है टूल का नाम यूज करें, लेकिन हमने ये देखना है कि टूल्स जो हैं वो किस मटेरियल से बने थे. आयरन से बने थे, वुड से बने थे, स्टोन से बने थे, किस मटेरियल से वो टूल्स बने थे. अब वापस आए, सेकेंड पैराग्राफ में आपको फर्स्ट का वर्ड नजर आएगा सेकेंड लाइन में. मिल गया? सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप. फर्स्ट, नियोलिथिक ब्रिटन्स यूज प्रिमिटिव टूल्स. अब ये हमारा क्लू वर्ड था, और हमने देखना है कि टूल्स किस चीज के बने हुए थे. प्रिमिटिव टूल्स विच मे हैव बीन फैशन्ड आउट ऑफ डियर एंटलर्स. फैशन्ड आउट का मतलब है बनाए गए थे. किस चीज से बनाए गए थे? डियर एंटलर्स के, डियर के जो सींग होते हैं ना, उससे. तो आंसर क्या हो जाएगा? खाली डियर आंसर नहीं होगा, खाली एंटलर्स भी आंसर नहीं होगा. आंसर होगा डियर एंटलर्स. यानी अगर आपका आंसर है बकरे के सींग और आप बोल रहे हैं सिर्फ बकरा, या आप बोल रहे हैं सिर्फ सींग, तो आंसर गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज डियर एंटलर्स. क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं. डैश मे हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल. अब डीप पिट्स और सर्कल में कौन सी चीज है जो उन्होंने अरेंज की? अब हमने ये देखना है, और मैंने बोला है कि एक आंसर मिल जाए तो आगे आपको बाकी आंसर्स मिलेंगे. अब हम आगे चलेंगे डियर एंटलर से. टू डिग अ मैसिव सर्कुलर डिच एंड बैंक और हेंज. डीप पिट्स dating back to that era and located within the circle may have once held a ring of timber posts according to some scholars. A ring of. अच्छा, अब ring of का क्या मतलब है? कि कोई चीज जो सर्कल में हो. ठीक है, तो डैश में हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल. सर्कल के लिए उसने वर्ड यूज किया रिंग ऑफ. आंसर क्या होगा? टिम्बर पोस्ट्स. अच्छा, अगर आप खाली टिम्बर बोलेंगे, टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को, तो भी आंसर ठीक नहीं है. अगर आप खाली पोस्ट बोलेंगे तो जिस मटेरियल से पोस्ट बनी थी वो भी नहीं है. तो ये आंसर आपका होगा टिम्बर पोस्ट्स, के लकड़ी के बने हुए पिलर. पोस्ट कहते हैं पिलर को. जैसे ही आपको पिलर नजर आ रहा है दरमियान में, इसको बोलेंगे पोस्ट. राइट, टिम्बर पोस्ट्स. अच्छा, लेकिन अगर आप खाली पोस्ट्स भी लिख दें तो आपका आंसर ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप खाली एंटलर्स भी लिख दें तो भी आपका आंसर ठीक है. मतलब उन्होंने एंड पे ऑप्शन दिया होता है आंसर्स का. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से पहले देखें स्टेज 2. ब्लू स्टोन्स
from the Pelsil hills were placed in standing position. Theories about the transportation of the blue stone. अब क्या है, जो blue stone है वो कैसे लाया गया, ट्रांसपोर्टेशन यानी पुराने दौर की बात कर रहे हैं. आर्कियोलॉजिकल थीरी क्या है, बिल्डर्स यूज्ड डैश टू मेक स्लेजेस एंड रोलर्स. अब बिल्डर्स ने कौन सी चीज को इस्तेमाल किया स्लेजेस और रोलर्स को बनाने के लिए. अब हमने ये देखना है कि बिल्डर्स ने कौन सी चीज को इस्तेमाल किया स्लेजेस और रोलर्स को बनाने के लिए. क्लू वर्ड है आपका स्लेजेस एंड रोलर्स. वापस आए, स्लेजेस एंड रोलर्स आपको मिलेगा 4th पैराग्राफ में. ठीक है, अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं 4th पैराग्राफ से. अकॉर्डिंग टू वन लॉन्ग स्टैंडिंग थीरी अमंग आर्कियोलॉजिस्ट, स्टोनहेंजेस बिल्डर्स फैशन्ड स्लेजेस एंड रोलर्स. किस चीज के बनाए, आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स. समझ आई बात, किस चीज के बनाए, आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स. सो द राइट आंसर इज ट्री ट्रंक्स. अब ओनली ट्रंक जो है वो तो हाथी की भी होती है, तो खाली ट्रंक नहीं होगा बल्कि होगा ट्री ट्रंक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. डैश पुल्ड देम ऑन जायंट बास्केट्स. किस चीज ने उनको खींचा, डैश पुल्ड देम. अब जरा देखें, देम जो है वो वापस किस पे जा रहा है, स्लेजेस एंड रोलर्स पे. तो डैश पुल्ड देम, अब स्लेजेस और रोलर्स को किसने खींचा ऑन जायंट बास्केट्स. वापस आते हैं, सेम पैराग्राफ, पुल्ड. 4th पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे आइएगा, लिखा हुआ है ऑफ बॉल बेयरिंग. मैं बास्केट से पढ़ रहा हूं, ठीक है. 4th पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन. सो सेकंड लास्ट लाइन में हैव देम ट्रांसपोर्टिंग द ब्लू स्टोन्स विद supersized wicket baskets on a combination of ball bearings and long groove planks hauled by oxen. अब haul का मतलब है पुल, ठीक है. pulled by, hauled by, करेक्ट आंसर इज ऑक्सन. अब ये आपको पता होना चाहिए, hauled by लिखा हुआ है, इसका मतलब है पुल्ड बाय. पुल्ड बाय, हॉल्ड बाय. अगर हॉल्ड नहीं भी समझ आता तो बाय से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस चीज ने उसको खींचा. सो दैट इज ऑक्सन. ऑक्सन पता है ना किसे कहते हैं, ये बैल को. बैल नहीं होता बड़ा, जो अक्सर गांव में भारी भारी चीजें उठाई होती हैं, जिसने उसको ऑक्सन कहते हैं. ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्सन प्लूरल है, ठीक है. जी जी. ये आपने स्कैन, जो जैसे मैं बता रहा हूं ना कि आपने यहां पे ये वाला वर्ड देखना है, यहां पे ये वाला, वो आपने स्कैन खुद करना है, ठीक है. ओके, लेट्स गो ऑन. उसके बाद है जियोलॉजिकल. हम बात कर रहे हैं थीरीज की. एक थीरी थी आर्कियोलॉजिकल, दूसरी थीरी है जियोलॉजिकल. दे वर ब्रॉट. अब दे का मतलब वापस फिर हम उधर ही जा रहे हैं, वो स्लेजेस एंड रोलर्स एंड ऑल दैट. दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय. अब वेल्स एक शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, ये यूके का एक पार्ट है वेल्स, राइट. तो वेल्स से उसको किस चीज पे लाया गया, ट्रेन पे, जहाज पे एंड ऑल दैट. अब हम देखेंगे वेल्स का वर्ड कहां पे है. लास्ट पैराग्राफ में हमें वेल्स का वर्ड मिल गया, ठीक है. So let's see, we are reading last paragraph and I'm reading it from second line. Challenging the classic image of industrious builders pushing, carting, rolling or hauling giant stones from faraway Wales. Wales आ गया, ठीक है. Some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the blue stone. अब जो blue stone है उसको लाने वाला क्या था, ग्लेशियर था, ह्यूमन नहीं थे. सो आंसर इज ग्लेशियर्स, ठीक है. सो दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय ग्लेशियर्स. स्टेज 3 में कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब हम आएंगे बिल्डर्स पे. अ थ्योरी अरोज इन द 17th सेंचुरी. अब 17th सेंचुरी हमारा क्लू वर्ड है, वहां पे एक थ्योरी जो है वो आई, क्या थी, दैट इट्स बिल्डर्स वर. इट्स का मतलब है ये जो आपका स्टोन हेंज है इसको बनाने वाले. इट्स बिल्डर्स वर सेल्टिक डैश. सेल्टिक, अब हो सकता है सेल्टिक विमेन, सेल्टिक मैन, सेल्टिक प्रिजनर्स, सेल्टिक किंग,
कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, यानी उसका ताल्लुक सेल्टिक से था, राइट. सो वी गो बैक, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे. थर्ड फेज हमने नहीं पढ़ना, सेकंड पैराग्राफ में आपको सेल्टिक मिल जाएगा. सेकंड पेज, सेकंड पैराग्राफ. बट हु वर द बिल्डर्स. अब हमें समझ आ गई कि बिल्डर्स कौन थे. अब यहां पे हमें आंसर मिलेगा. इसको कहते हैं आंसर की लोकेशन ढूंढना. पहले आपने देखते हैं आंसर की लोकेशन क्या है. लोकेशन मिलेगी तो आंसर मिलेगा. और देखिए तरतीब से जा रहे हैं, राइट. सो बट हु वर द बिल्डर्स ऑफ स्टोनहेंज इन द 17th century. Archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of Druids who had important religious, judicial and political roles in Celtic. अब वो कौन थे? Druids who had political role in Celtic. मतलब ये कि Celtic Druids. Celtic Druids. आंसर क्या होगा? Druids. DRUIDS. अब आपको नहीं पता ड्रूड्स का क्या मतलब है, लेकिन आपको आंसर मिल गया, ठीक है. सो देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दैट विच यू नीड टू गेस एंड गो ऑन एंड ऑल दैट. हाँ, जो भी हो, सेल्टिक कोई सिविलाइजेशन हो सकती है, सेल्टिक सिविलाइजेशन, सेल्टिक पीपल एंड ऑल दैट. ठीक है, दैट्स ओके, नो इश्यूज. ओके, सो लेट्स गो ऑन. पर्पस. अच्छा, अब उसका पर्पस क्या है? मेनी एक्सपर्ट्स अग्री इट हैज बीन यूज्ड as a dash site. पर्पस स्टोनहेंज का क्या है कि उनको यूज किया गया एज अ डैश साइट. साइट की जगह पे वर्ड आ सकता है प्लेस, ठीक है. डैश साइट, पर्पस. अच्छा, पर्पस का वर्ड आपको मिलेगा थर्ड लास्ट पैराग्राफ में. अब आपने ये देखना है एक पैराग्राफ जिसमें उन्होंने पर्पस बताया. थर्ड लास्ट पैराग्राफ में आए, सेकंड लाइन में कॉमा के बाद लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ. मिल गया. अब ये है लोकेशन. द पर्पस ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट इज इवन मोर ऑफ अ मिस्ट्री. While there is consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of बरियल ग्राउंड. बरियल ग्राउंड किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड को, कब्रिस्तान को, ठीक है. फंक्शन ऑफ बरियल ग्राउंड. अब यहां पे लिख दिया फंक्शन ऑफ, और वहां पे लिखा है मेनी एक्सपर्ट्स अग्री इट हैज बीन यूज्ड एज अ बरियल साइट. की जगह पे वर्ड आ गया ग्राउंड. अब अगर आप लिखते हैं ना बरियल ग्राउंड साइट, दैट विल बी रॉन्ग. तो आंसर क्या होगा? बरियल. और ग्राउंड की जगह पे साइट का वर्ड ऑलरेडी आ चुका है. अगर साइट का वर्ड ना दिया होता तो आप लिख सकते थे बरियल ग्राउंड. 1960s it was suggested that it worked as a kind of dash. अब 1960 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मिल गया, और फिर दोबारा वर्ड आ गया काइंड ऑफ. अगर याद हो कल लिसनिंग में 2 दफा आया था, अब रीडिंग में आ गया काइंड ऑफ, स्पीशीज ऑफ, सॉर्ट ऑफ. एक और वर्ड सीख लें, काइंड ऑफ की जगह पे फॉर्म ऑफ भी आ सकता है. काइंड ऑफ, फॉर्म ऑफ. अच्छा, अब आप लोग आए लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of calendar, and it worked as a kind of calendar. Answer क्या होगा? Calendar. और स्पेलिंग ध्यान से लिखने. अगर आते भी है ना किसी वर्ड के स्पेलिंग, तो भी आपने देख के लिखने. कैलेंडर, DAR. क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी गो ऑन. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. इंटरेस्टिंग बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टाइप. और जहां पे आपको ABC दिया हो, ट्रू फॉल्स दिया हो, स्टूडेंट्स को समझ आए ना आए तुक्का लगाने में माहिर है, और एफर्ट भी नहीं करते. अपने हिसाब से ना आंसर कहीं और होगा, वो अपने हिसाब से अच्छा कारीगर बनते हैं, और कहीं पे ट्रू लगा दिया, कहीं पे फॉल्स लगा दिया, कहीं पे नॉट गिवन. नॉट गिवन क्यों है जी? मन्नू नहीं लब्बा. तो इसका ख्याल रखना है थोड़ा, ठीक है. अच्छा, ये भी ऑर्डर में होंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होंगे. क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द थर्ड फेज. अब वहां पे हमने थर्ड फेज का एक पैराग्राफ मिस किया था, ठीक है. अब हमें पता चल गया कि थर्ड फेज में जाके आंसर मिलेगा. ये थर्ड फेज आपको मिलेगा सेकंड पेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ का पहला वर्ड लिखा हुआ है द थर्ड फेज. इसका मतलब है इसका आंसर यहां पे होगा. सबसे पहले देखने आंसर की लोकेशन क्या है. लोकेशन मिल गई तो आंसर मिल जाएगा. अच्छा, ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन
sandstone slabs were placed in both the outer areas and the middle of the Stonehenge site. अब जरा सुने कि जो थर्ड फेज था उसमें जो सैंडस्टोन की स्लैब्स थी उनको उन्होंने दोनों जगह पे रखा, आउटर एरियाज में भी रखा और मिडल में भी. अगर तो उनको दोनों जगह पे रखा तो आंसर होगा ट्रू. अगर सिर्फ आउटर एरिया में रखा या अगर सिर्फ मिडल एरिया में रखा तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि आउटर एरिया में रखा या मिडल में रखा, कहां पे रखा, तो आंसर होगा नॉट गिवन. अब हम जाते हैं थर्ड फेज पे और देखते हैं कि जो सैंडस्टोन स्लैब्स हैं उनको कहां पे रखा. ये मैं पैराग्राफ यहां से पढ़ रहा हूं. द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन took place around 2000 BCE. At this point, sandstone slabs known as sarsians, अब वो sandstone slabs की जगह पे sarsians का word use करेगा, ठीक है, were arranged into an outer crescent or ring. outer तो हो गया, अब हमने देखना है मिडिल में भी है कि नहीं. Some were assembled into the iconic three-piece structure called trilithons that stand tall in the center of Stonehenge. अब आउटर में भी उसने बता दिया और सेंटर में भी उसने बता दिया, तो आंसर क्या होगा? ट्रू. ठीक हो गया. इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आपको आंसर समझ आएगा. Question number 10. There is scientific proof that the blue stones stood in the same spot until approximately 1600 BCE. अब अगर ब्लू स्टोन एक ही जगह पे रहे 1600 BCE तक तो आंसर होगा ट्रू. अगर उनकी लोकेशन चेंज हो गई तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि वो एक ही जगह पे रहे या उनकी लोकेशन चेंज हो गई तो आंसर होगा नॉट गिवन. अब वापस चलते हैं 1600 BCE एंड ब्लू स्टोन. सेम पैराग्राफ में आपको 1600 BCE मिल गया, ठीक है. अब यहां से मैं पढ़ रहा हूं, इसको मैं पढ़ूंगा थर्ड लास्ट लाइन से. थर्ड लास्ट लाइन पे जो फुल स्टॉप है ना वहां से. Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the blue stones in particular being repositioned multiple times. कि ब्लू स्टोन को कई दफा उन्होंने हिलाया कि अभी आप वहां पे रख दिया, फिर वहां से उधर रख दिया. repositioned multiple times. क्वेश्चन में क्या बोला? There is a scientific proof that the blue stone stood in the same place. वहां पे क्या बोला? repositioned multiple times. तो आंसर क्या होगा? false. very good. ये चीज चेक करनी है. ये चीज समझ आएगी तो रीडिंग समझ आएगी, वरना फिर अच्छा इधर देखेंगे तो false, उधर देखेंगे तो true और सामने देखेंगे तो not given. right? okay, let's go on. Question number 11. John Aubrey's claim about Stonehenge was supported by 20th century findings. अच्छा, अब अगर उसके क्लेम को 20th century की जो रिसर्च है वो सपोर्ट कर रही है, जैसे डार्विन ने कोई क्लेम किया और आज के साइंसदान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आंसर होगा ट्रू. अगर वो उसके खिलाफ है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसको डिनाई कर रही है, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया तो हो जाएगा नॉट गिवन. ठीक है. अब वापस आए सेकेंड पैराग्राफ पे, आपको जॉन आउब्रे भी मिल जाएगा एंड ऑल दैट. But who were the builders of Stonehenge? In the 17th century, archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of Druids, who had important religious, judicial, and political role in Celtic society. This theory was widely popularized by the antiquarian William Stukeley, who had unearthed primitive graves at the site. Even today, people who identify as modern Druids continue to gather at Stonehenge for the summer solstice. However, in the mid-20th century, radiocarbon dating demonstrated that Stonehenge stood more than 1,000 years before Celts inhabited the region. अब जरा वापस आएं. Question 11. John Aubrey's claim about Stonehenge was supported by 20th century findings. वापस आएं. Last line देखें. However, in the 20th century, radiocarbon dating demonstrated
The Stonehenge stood more than 1,000 years before the cells. अब जो पहले उसने बताया था 1,000 years, कार्बन डेटिंग ने बताया कि more than 1,000 years. तो अब ये जरा सोचें और बताएं कि जॉन आउब्रे का जो क्लेम था, was it supported by 20th century finding? No. 20th century finding ने कहा 1,000 years से ज्यादा था, उसने कहा 1,000 year था. तो 20th century की फाइंडिंग ने उसको सपोर्ट नहीं किया. तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. Objects discovered at Stonehenge seem to indicate, यानी Stonehenge में जो उनको चीजें मिली हैं ना, तो वो चीजें इंडिकेट करती हैं that it was constructed by a number of different groups of people. कि कुछ लोगों ने इतना काम किया, फिर अगली नस्ल ने और उस पर काम किया, फिर अगले ने किया. अगर तो ये बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ने बनाया है और जो उनको ऑब्जेक्ट्स मिले उससे ये पता चला है, तो आंसर होगा ट्रू. और अगर ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं उससे पता चला है कि एक ही कॉम ने बनाया है, एक ही टाइप के लोगों ने बनाया, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन. अब आप लोग आए थर्ड पैराग्राफ पे. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे वर्ड आ गया बोन्स, टूल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. मतलब जो उनको वहां पे नवादरात मिले हैं ना, ये उनकी बात हो रही है. थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप. Bones, tools, and the other artifacts found on the site seem to support this hypothesis. अब क्या है hypothesis? The first stage was achieved by Neolithic agrarians. कि जो पहला स्टेज थी वो Neolithic agrarian ने बनाई, who were likely to have been indigenous to the British Isle. Later it is believed groups with advanced tools and a more communal way of life left their mark. कि पहले एक और किस्म के लोगों ने बनाया, बाद में एक और लोग आए उन्होंने बनाया ऑन द साइड. सम बिलीव दैट दे वर इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट while others maintain that they were probably native Britons descended from the original builders. अब आए क्वेश्चन पे. Objects discovered, objects क्या मिले हैं उनको? Bones, tools and other artifacts. Objects discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different groups of people. कि पहले एक था, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप आया जो थोड़ा मॉडर्न था and all that. तो आंसर क्या होगा? True. Well done. Question number 13. Criticism of Gerald Hawkins' theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers. अब जो criticism है Gerald Hawkins theory का Stonehenge के बारे में has mainly come from other astronomers, कि वो जो दूसरे astronomers हैं वहां से आए हैं. अब ढूंढें astronomer का word. ओके, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, यहां पे आपको क्रिटिसिज्म का वर्ड मिलेगा एंड ऑल दैट. आई एम रीडिंग सेकेंड लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम फोर्थ लाइन. वाइल हिज थ्योरी, मिल गया? ओके. While his theory has received a considerable amount of attention over the decades, critics maintain that Stonehenge's builders probably lacked the knowledge necessary to predict such events, or that England's dense cloud cover would have obscured their view of skies and all that. More recently, signs of illness and all that. कोई बात हुई इस तरह की? No, there isn't anything about astronomers and this and that. So correct answer for that is not given.